तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो टॉपिक कौन सा है? वो है जीएसटी इनवॉइस यानी कि बिलिंग। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जीएसटी इनवॉइस बनाते होंगे, टैक्स इनवॉइस बनाते होंगे, बिलिंग करते होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जीएसटी इनवॉइस के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप अकाउंट लाइन से हैं, आपने अभी कॉलेज पास आउट किया है, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, फ्रेशर हैं, या ऑलरेडी आप जो है अकाउंटिंग की जॉब करते हैं, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी नॉलेज आपको मिलने वाली है जीएसटी इनवॉइस को लेकर। क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ जो जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, उनको जीएसटी इनवॉइस के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती है। ये मान के चलो कि 10% चीज़ें पता होती है। उनका मकसद होता है जीएसटी का बिल बनाना, यानी कि टैक्स इनवॉइस बनाना और दे देना। उनको ये पता नहीं होता कि भाई जीएसटी इनवॉइस कब इशू किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में या कौन सी कंडीशन में कौन सा इनवॉइस रेज किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी जरूरी है, कौन सी नहीं है, कितने तरह के जीएसटी इनवॉइस होते हैं, यानी कि टैक्स इनवॉइस कितने तरह के होते हैं। इस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता। उनको बिल बनाने से मतलब है वो सही बन रहा है या गलत बन रहा है, उस चीज़ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो खामियाजा होता है वो बहुत बुरा होता है। या तो कहीं रोड पे कोई जीएसटी ऑफिसर चेकिंग के दौरान उनका जो गुड्स है सीज कर देता है, रोक देता है, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पे भारी पेनल्टी देनी पड़ जाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप ये 10 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना, जीवन भर आपके काम आएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही 2 पुरानी बातें। भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो। आपका कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, तो सब्सक्राइब करने भाई तो हिचकिचा क्यों रहे हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमें कमेंट में बता देंगे कि भाई वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी है, तो वो भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी इनवॉइस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों जीएसटी इनवॉइस 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है टैक्स इनवॉइस और दूसरा होता है बिल ऑफ सप्लाई। तो इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि 2 तरह के ही जीएसटी इनवॉइस होते हैं, यानी कि जीएसटी के अंडर में 2 इनवॉइस ही आते हैं। सबसे पहला टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई जो टैक्स इनवॉइस है, कितने अमाउंट का टैक्स इनवॉइस आपको बनाना कंपलसरी है या कितने अमाउंट का टैक्स इनवॉइस बनाना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देना। अगर सामने वाली पार्टी, यानी कि जिसको आप सेल कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड डीलर है, उसके पास जीएसटी नंबर है, और वो अगर आपसे 1 रुपए का भी परचेज करता है, यानी कि 1 रुपए का सामान भी आपसे लेता है, या 1 करोड़ रुपए का सामान लेता है, या 1 लाख रुपए का सामान लेता है, कितने भी अमाउंट का सामान लेता है, तो आपको उसका जीएसटी इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस बनाना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि अगर आप कैश काउंटर आपका है, कोई शोरूम है, कोई दुकान है, या इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है आपका कि जहां पे आप कैश में सेल करते हैं, तो कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर वो आपसे सामान लेता है, खरीदता है और उसका अमाउंट 200 से ऊपर है, तो आपको उसका टैक्स इनवॉइस बनाना है। मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड डीलर है या वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, चाहे आप B2B सेल कर रहे हैं, चाहे आप B2C सेल कर रहे हैं, तो 200 रुपए से ऊपर का इनवॉइस बनाना आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड डीलर है और वो आपसे इनवॉइस की डिमांड नहीं करता है, तो अगर 200 रुपए से नीचे की परचेज करता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका जीएसटी इनवॉइस बनाएं या ना बनाएं। ठीक है,
कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, मान लिया जाए आपके पूरे दिन में 10, 20, 50, 100 कस्टमर या 100 पार्टीज ऐसी आ गई जो कि 200 से नीचे का सामान खरीदा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, एक कैश बिल रेज करना है एंड ऑफ द डे, यानी कि लास्ट में जितनी भी आपकी कैश की सेल हुई है उसका कंसोलिडेटेड आप एक इनवाइस बना सकते हैं, टैक्स इनवाइस बना सकते हैं एज अ अनरजिस्टर्ड डीलर। तो इसके अलावा अगर बात करें कि भाई गुड्स का जो इनवाइस है कितने दिन में कितने टाइम में इशू करना चाहिए और सर्विस का इनवाइस कितने टाइम पे इशू करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप किसी को गुड्स दे रहे हैं, मतलब कोई आपसे परचेज करके ले जा रहा है, तो उसका तो आपने हैंड टू हैंड बिल बनाना है, यानी कि जब वो आपके काउंटर को या आपके ऑफिस को छोड़ के आपके यहाँ से सामान लेके जा रहा है तो आपने उसको इनवाइस दे के भेजना है, यानी कि इमीडिएटली आपने उसका इनवाइस रेज करना है। तो दोस्तों हम बात करें सर्विस इनवाइस की, कि सर्विस इनवाइस कितने दिन के अंदर जो है रेज करना पड़ता है, यानी कि इशू करना पड़ता है। तो दोस्तों सर्विस इनवाइस जो है जिस दिन आपने सर्विस दी है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको सर्विस का टैक्स इनवाइस बनाना पड़ेगा, यानी कि जब आप जिस दिन आपने सर्विस दी है, सर्विस आपने डिलीवर कर दी है, उसके 30 दिन के अंदर आपको उसका टैक्स इनवाइस बनाना है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जो 30 दिन मैंने बताया ये नॉर्मल जो है नॉर्मल कैटेगरीज के लिए है कि जो नॉर्मल आप सर्विस देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सप्लायर को सर्विस दे रहे हैं जो कि बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जो है आप 45 डेज के अंदर में सर्विस इनवाइस रेज कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर जो आपकी सर्विस होती है उसको आपने 30 डेज के अंदर उसका टैक्स इनवाइस इशू करना है, और अगर ऐसी कोई कंपनी है या ऐसा कोई सप्लायर है जिसको आपने सर्विस दी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर बैंकिंग कंपनी है, तो उसमें उस केस में आप 45 दिन के अंदर यानी कि 45 डेज के अंदर आप सर्विस इनवाइस इशू कर सकते हैं, टैक्स इनवाइस इशू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होनी चाहिए टैक्स इनवाइस गुड्स के इनवाइस में और सर्विस के इनवाइस में, यानी कि सर्विस की सप्लाई के केस में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गुड्स के केस में। तो गुड्स के केस में आपकी कम से कम 3 कॉपी आपने निकालनी है। सबसे पहली कॉपी होती है ओरिजिनल, जिसके ऊपर लिखा होगा ओरिजिनल, और जो किसको जाएगी, जो आपसे परचेज कर रहा है उसके पास जाएगी। दूसरी कॉपी होगी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ये उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। थर्ड कॉपी होती है ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है, उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, इन केस कहीं मिस हो जाता है तो ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर को जो कॉपी है उसको भी कंसीडर कर सकता है। अब बात करें कि सर्विस के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको कितनी कॉपी आपको निकालनी जरूरी है। तो सबसे पहले आपने निकालनी है ओरिजिनल कॉपी जिसके ऊपर लिखा होगा ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट। उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी जिसमें लिखा होगा डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। अब ये जो दोनों कॉपी हैं, ये जो है आप दोनों कॉपी अपने सप्लायर को दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मिस हो गया तो दूसरी कॉपी वो रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का केस नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टर का कोई लिंक नहीं है, सर्विस तो आप जाके दे चुके हो, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की कॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें जो आपका इनवाइस आपने एक बारी बना दिया, अब उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, या उसका जो रेट, मतलब आपने उसमें गलत रेट लगा दिया है, आपने कम लगा दिया, आपने उसको बढ़ाना है, या ज़्यादा लगा दिया उसको घटाना है, तो इसको आप, इसके लिए आप जो है जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर आपके इनवाइस में कुछ गलती हो गई है तो उसमें अमेंडमेंट के लिए, रिवाइज के लिए आपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करना है। ओके, अब मान लीजिए आपने जो है किसी को सेल किया और आपने उसमें किसी आइटम का या किसी पर्टिकुलर गुड्स का आपने रेट लगा दिया 1 लाख रुपए, और वो गलती होगी, उसका एक्चुअल रेट था 10,000 रुपए। तो इस गलती को कैसे सुधारेंगे, इसके लिए आपको क्या करें, क्योंकि आपने ज़्यादा लगा दिया, तो इस केस में आपने उसका क्रेडिट नोट इशू करना है, ताकि उसका जो अमाउंट है, बिल का अमाउंट है, वो उतने से कम हो जाए, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसका ही आपने क्रेडिट नोट इशू करना है। ठीक है, अगर अमाउंट कम है, मतलब आप मान लीजिए उसका उस पर्टिकुलर एक आइटम का था या उस बिल का जो अमाउंट था वो था 1 लाख रुपए, लेकिन गलती से आपने 10,000 रुपए का बिल बना दिया, तो आपने उसको डिलीट करने की बजाय, उसको कैंसिल करने की बजाय आपने
डेबिट नोट इशू करना है उतने अमाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट है। ठीक है, क्लियर है। एक बार बिल बन गया, उसको मॉडिफिकेशन या रिवाइज करने के लिए आपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करना है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी सेम आपका टैक्स इनवाइज ही होता है, यानी कि टैक्स इनवाइज की कैटेगरी में ही आता है। अब बात करते हैं मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप कितने दिन के अंदर जो है इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बिल में गलती होगी, आपने अमेंडमेंट करने हैं, तो आपने 30 दिन के अंदर जो है उस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर देना है। तो बिल ऑफ सप्लाई के केस में आपके इनवाइस के ऊपर स्पेशली लिखा होना चाहिए कि अंडर बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो उसकी जो ऊपर की जो मेन हेडिंग है उसमें आपने, जैसे कि आप एक्सपोर्ट का बिल बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट के केस में भी आपके बिल के ऊपर लिखा होना चाहिए एक्सपोर्ट अंडर जो भी आपकी स्कीम है, या एलयूटी बॉन्ड के अगेंस्ट में आप जो है वो एलयूटी बॉन्ड के बिहाफ पे आप जो है एग्जेम्प्ट सेल कर रहे हैं, या एसईजेड को सेल कर रहे हैं, या इस तरह की जो भी स्कीम है वो उसके ऊपर होना चाहिए, यानी कि बिल के ऊपर मेंशन होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपने बिल के ऊपर आपने मेंशन नहीं किया कि बिल ऑफ सप्लाई है और नीचे आपने उसको एग्जेम्प्ट बना दिया, तो इस केस में वो इनवाइस वैलिड नहीं होगा। बिल ऑफ सप्लाई के केस में बिल के ऊपर लिखा होना चाहिए कि भाई ये बिल ऑफ सप्लाई है और कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, एग्जम्प्ट है या आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन से कैटेगरी में कर रहे हैं, मतलब उसको एलयूटी बॉन्ड के बिहाफ पे कर रहे हैं, आप उसको एसईजेड यूनिट के बिहाफ पे कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो वो क्लियरली बिल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं ई-बे बिल की और ई इनवाइस की। तो ई-बे बिल क्या होता है? तो ई-बे बिल मतलब सिंपल भाषा में समझा देता हूं, अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो ई-बे बिल जो है गुड्स की मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई-बे बिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप दिल्ली से हरियाणा में या दिल्ली से दिल्ली में कहीं पे भी अगर आप गुड्स को भेज रहे हैं, मतलब गाड़ी के थ्रू भेज रहे हैं या किसी रिक्शा के थ्रू भेज रहे हैं या किसी प्राइवेट गाड़ी के थ्रू भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपको उसका ई-बे बिल बनाना जरूरी है अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर है, यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर है। और ये जो है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट कि अगर आप विद इन स्टेट में भेज रहे हैं, जैसे दिल्ली से दिल्ली में ही भेज रहे हैं, तो अगर 50,000 से नीचे का अमाउंट है बिल का, तो उसके लिए ई इनवाइस कंपलसरी नहीं है। लेकिन 50,000 से ऊपर के इनवाइस के लिए, यानी कि अगर आपका जो गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो आपको ई-बे बिल बनाना कंपलसरी है। अब उसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि भाई कहाँ से डिस्पैच फ्रॉम आ रहा है। ठीक है, डिस्पैच फ्रॉम, डिस्पैच टू, बिल फ्रॉम और बिल टू। ठीक है, ये चारों चीज़ें वहाँ पे कैप्चर होनी चाहिए ई-बे बिल में। तो वो तो जब आप ई-बे बिल बनाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अगर विद इन स्टेट में ये हो सकता है कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली रूल्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मतलब इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है चेंज हो सकती है। तो अगर आप स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेज रहे हैं और 50,000 या 50,000 से नीचे है या 50,000 से ऊपर है, उसमें अगर दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं तो अमाउंट मैंने नहीं रखता, चाहे 1 रुपये का या 10 रुपये का भी बिल बनाएंगे तभी आपको ई-बे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सेम स्टेट में भेज रहे हैं, अगर आपका बिल का अमाउंट 50,000 से नीचे है तो आपको ई-बे बिल की जरूरत नहीं है, अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको ई-बे बिल बनाना भी कंपलसरी है। अब बात करते हैं ई इनवाइस की। तो ई इनवाइस दोस्तों किसके लिए एप्लीकेबल है? ई इनवाइस बनाना कब कंपलसरी है? तो ई इनवाइस बनाना तब कंपलसरी है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो 5 करोड़ कब से काउंट करेंगे? 5 करोड़ आपको काउंट करना पड़ेगा जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, यानी कि जुलाई 2017 से। ठीक है, तो तब से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा थी तो इमीडिएटली आपको ई इनवाइस अप्लाई करना है और ई इनवाइस का इनवाइस इशू करना है। ई इनवाइस किसके लिए बनता है? सिर्फ और सिर्फ B2B के लिए, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अगर जैसे कि आपके पास ई इनवाइस एप्लीकेबल है आपके जीएसटी नंबर पे, तो अगर आप किसी रजिस्टर्ड डीलर को जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको इनवाइस करेंगे तो आपको ई इनवाइस बनाना है। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड डीलर है तो उसके लिए ई इनवाइस का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए नॉर्मल टैक्स इनवाइस का इस्तेमाल होगा।
तो अब बात करते हैं कि अगर आप परचेज करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, जो आपका डीलर है जहां जो कि आपने परचेज किया है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में उसका जो इनवाइस है आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप उसकी डिटेल्स जीएसटी डिपार्टमेंट को देंगे कि भाई ये सामान मैंने लिया था और इसका टैक्स जो है मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने 1000 रुपये की कोई चीज़ परचेज की है और ऐसे पर्सन से परचेज की है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपको जीएसटी का इनवाइस नहीं दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक्स में उसका एक्सपेंस तो बुक करेंगे, साथ के साथ उसका जो है एक इनवाइस भी इशू करेंगे। इनवाइस मतलब जो आपकी रिसीट है जो आपने बुक किया है, उसका जो रिवर्स आरसीएम है, रिवर्स चार्जेस है, वो आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी गवर्नमेंट को, ठीक है। उसका जो 1000 के ऊपर जो भी टैक्स बनता है उस आइटम के HSN कोड के हिसाब से वो आपने जो है पे करना है। उसका मतलब एक तरह से बिल आपने बनाना है आरसीएम के अंडर में। तो अब बात करते हैं कि एक टैक्स इनवाइस के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से कुछ भी अगर आप मिस कर जाते हैं, आपकी कुछ इसमें से कोई डिटेल आपकी टैक्स इनवाइस में प्रिंटेड नहीं है या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो इनवाइस भी आपका इनवैलिड माना जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंपलसरी हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके जीएसटी नंबर पे ई इनवाइस एप्लीकेबल है तो उसका जो ई इनवाइसिंग का जो कोड है, क्यूआर कोड है, वो आपके इनवाइस में प्रिंट होना चाहिए अगर आप रजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हैं तो। और उसका ई इनवाइस का ERN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट, ये आपकी इनवाइस में प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका टैक्स इनवाइस है, जो कि आपका गुड्स ऑफ सप्लाई का इनवाइस है। तो जब भी आप इनवाइस रेज करेंगे B2B पर्सन के लिए या B2B पर्सन को जो जिसको कि आप सेल कर रहे हैं और वो सामने वाला आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड डीलर है, और आपके यहाँ पे जीएसटी में या जीएसटी नंबर पे ई इनवाइस एप्लीकेबल है, तो B2B पर्सन को आपने ई इनवाइस इशू करना है, चाहे आप 1 रुपये का भी इनवाइस क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ई इनवाइस के ऊपर क्या क्या कंपलसरी है, देखिए ई इनवाइस में और नॉर्मल टैक्स इनवाइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ई इनवाइस के केस में आपका जो क्यूआर कोड है वो प्रिंट होना चाहिए, ई इनवाइसिंग का क्यूआर कोड, जो कि ई इनवाइसिंग के पोर्टल से ऑटोमेटिकली आपके इनवाइस में आता है प्रिंट होके, ठीक है। जब आप कोई इनवाइस बनाते हैं फिर वो आपके पोर्टल ई इनवाइसिंग के पोर्टल पे उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है और वहाँ से एक क्यूआर कोड जनरेट होता है और वो आपके इनवाइस में प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो जो ई इनवाइस का क्यूआर कोड है कंपलसरी है ई इनवाइसिंग के केस में, उसका ERN नंबर, एक्नॉलेजमेंट ID और एक्नॉलेजमेंट डेट ये प्रिंट होना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया ई इनवाइस के केस में। अब ई इनवाइस में और नॉर्मल टैक्स इनवाइस में इतना ही फर्क है, ई इनवाइस में ये प्रिंट होता है और नॉर्मल टैक्स इनवाइस में ये प्रिंट नहीं होता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो ई इनवाइस हो या नॉर्मल इनवाइस, टैक्स इनवाइस हो, जीएसटी इनवाइस हो, उसमें बाकी की चीज़ें सारी प्रिंट होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले तो ऊपर आपका लिखा होना चाहिए कि भाई ये आपका टैक्स इनवाइस है, ठीक है। ऊपर हेडिंग उसकी होनी चाहिए टैक्स इनवाइस या जीएसटी इनवाइस, ठीक है। उसके बाद जो पहली चीज़ कैप्चर होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी सारी डिटेल्स, यानी कि आपकी कंपनी का नाम जो भी आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में प्रिंटेड है, यानी कि आपकी कंपनी का नाम आपके इनवाइस पे होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका स्टेट नेम होना चाहिए और आपका स्टेट कोड होना चाहिए। दूसरी चीज़ होगी कि जो कंसाइनी है, यानी कि जिसके पास गुड्स जाना है, डिलीवर होना है, कंसाइनी और बायर। तो बायर कौन हो गया? जो परचेज कर रहा है, परचेज करने वाले की जिसको आप बिल काट रहे हैं, जिसने आपको पैसा देना है, तो परचेज करने वाले की बायर यानी कि बिल टू जिसको आप बिल कर रहे हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए, जिसमें कि आपका लिखा होना चाहिए बिल टू, ठीक है। और उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर अगर है तो डालेंगे, स्टेट नेम आप होना चाहिए, कंपलसरी है। जो बायर है उसका स्टेट नेम होना चाहिए, उसका स्टेट कोड होना चाहिए। उसके अलावा कंसाइनी की बात करते हैं, यानी कि शिप टू जहाँ पे डिलीवर होना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने मुझे कुछ बिल किया है, आपने मुझे कुछ माल बेचा है, मैंने बोला भाई आप माल मेरे पास नहीं, मेरे पास भेजने की बजाय आप डायरेक्ट मेरे क्लाइंट के पास भेज दीजिए, तो वो क्या हो गया? वो शिप टू हो गया, यानी कि कंसाइनी हो गया। तो कंसाइनी की क्या क्या डिटेल होनी चाहिए
कंसाइनी डिटेल सबसे पहले कंसाइनी का नाम, कंसाइनी का एड्रेस, कंसाइनी का अगर जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो मत डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो स्टेट नेम है वो आपको कंपलसरी है डालना और स्टेट कोड भी कंपलसरी है डालना, ठीक है। इसके अलावा और क्या मैंडेटरी है, इनवाइस नंबर आपके इनवाइस में होना चाहिए, और जिसकी जो हेडिंग होगी इनवाइस नंबर होना चाहिए, ठीक है। और इनवाइस नंबर कितने डिजिट का हो, 16 डिजिट से कम होना चाहिए, यानी कि 16 डिजिट या 16 डिजिट से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 डिजिट से ऊपर जो है जीएसटी सॉफ्टवेयर या जीएसटी का जो जीएसटी की जो वेबसाइट है वो इतने डिजिट से ऊपर की इनवाइस नंबर को काउंट नहीं करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप उसमें सुफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे कि आपने इनवाइस नंबर से पहले कुछ ऐड कर दिया, उसके बाद कुछ ऐड कर दिया, तो टोटल मिला के 16 या 16 से कम डिजिट के होने चाहिए। उसके अलावा आपकी इनवाइस की डेट भी कंपलसरी है कि आपकी इनवाइस की डेट भी आपके इनवाइस में प्रिंट होनी चाहिए, सही डेट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्हीकल जो आपका व्हीकल नंबर है, तो व्हीकल नंबर भी बहुत ज़रूरी है। जिस व्हीकल से आपका जो गुड्स जा रहा है, ये हो गया। अगर ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर का नाम भी डाल सकते हैं। डेस्टिनेशन, ये आपके एडिशनल चीज़ें हैं। अगर ये जो रेफरेंस नंबर हो गया और आपका डिस्पैच थ्रू हो गया, चलान नंबर हो गया, डिस्पैच टर्म्स ऑफ डिलीवरी हो गया, टर्म्स ऑफ पेमेंट हो गया, तो ये ऑप्शनल है, ये जीएसटी के लिए ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आइटम की डिटेल में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका सर्विस इनवाइस है तो आपका होना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। और अगर आपका गुड्स का इनवाइस है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि भाई नीचे जो डिटेल्स आ रही हैं या जो डिटेल है वो गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद आपका आइटम का नेम होना कंपलसरी है, कि क्या आइटम आप सेल कर रहे हैं, किस आइटम का आपने इनवाइस बनाया है, उसका HSN भी बिल पे मेंशन होना कंपलसरी है, ठीक है। उसका जीएसटी रेट भी कंपलसरी है, आपको जीएसटी रेट भी इनवाइस पे प्रिंट करना है कि उस आइटम पे कितना जीएसटी का रेट लगा है, ठीक है। रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया और अमाउंट हो गया, ठीक है। आइटम का नेम, HSN कोड, जीएसटी रेट, क्वांटिटी और आइटम का रेट, और पर पीस है यानी कि क्वांटिटी, मतलब जो रेट लगा है वो पर क्या लगा है, मतलब उसकी यूनिट क्या है, पर केजी लगा है, पर क्या लगा है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, और उसका अमाउंट हो गया। उसके बाद आगे बढ़े तो उस पर्टिकुलर बिल में या उन आइटम्स पे, उस गुड्स पे टोटल जीएसटी कितना लगा है। अगर आईजीएसटी है यानी कि आप स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी मेंशन होना जरूरी है, उसका अमाउंट मेंशन होना जरूरी है। और अगर लोकल में है तो सीजीएसटी और एजीएसटी मेंशन होना जरूरी है। और इसके अलावा जो आपकी जीएसटी की डिटेल्स हैं, यानी कि HSN की डिटेल्स हैं या SCSC की डिटेल हैं, उसका भी एक कंसोलिडेटेड एक डिटेल नीचे आपके इनवाइस में प्रिंट होना जरूरी है कि एक HSN की टोटल एसेसेबल वैल्यू उस इनवाइस में कितनी है, उसमें टैक्स कितना लगा है, सेंट्रल टैक्स लगा है तो उसमें जो CGST कितना लगा है और SGST कितना लगा है, और अगर IGST लगा है तो IGST कितना लगा है, उसकी एसेसेबल वैल्यू कितनी है, और दोनों को मिला के उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, यानी कि टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना, टैक्स अमाउंट कितना हो जाता है। तो ये पूरी डिटेल जो है आपके जीएसटी इनवाइस में मेंशन होनी जरूरी है। और उसके अलावा जो आपका टैक्स इन वर्ड्स, यानी कि जो आपका टैक्स बनता है, जितना भी अमाउंट आपके टैक्स का बनता है वो आपके इनवाइस में इन वर्ड्स में प्रिंटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पैन नंबर है वो भी आपके इनवाइस में प्रिंट होना चाहिए। और उसके अलावा आगे बढ़े तो जो आपकी जीएसटी की जो डिक्लेरेशन है तो वो भी आपके इनवाइस में डिक्लेरेशन प्रिंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपका सिग्नेचर वाला जो पार्ट है, यानी कि जहाँ पे आपने सिग्नेचर लगाना है, तो वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी भी लिखा होना चाहिए। ऑथराइज सिग्नेटरी है वहाँ पे आपकी स्टैम्प और जो आपके ऑथराइज पर्सन हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्रिंट होना। उसके बाद आप जो है इनवाइस में
जुरिडिक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। और अगर आपका कंप्यूटराइज इनवाइस है तो उसमें आपने मेंशन भी करना है कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस, ठीक है। और अगर आपका मैनुअल है तो उसमें आप लिख सकते हैं, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें दिख रहा है कि सामने ये मैनुअल बनाया गया है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर से जनरेट हुआ है तो अच्छा है कि आप उसमें लिख दो कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस। तो जुरिडिक्शन भी आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई कौन सी डिटेल कहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। तो भाई डिटेल कौन सी कहीं पे भी प्रिंट हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये डिटेल का कॉलम या ये डिटेल्स की जगह यहीं पे है। कोई भी डिटेल्स कहीं पे भी प्रिंट हो सकती हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स आपके इनवाइस में प्रिंट होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आपके इनवाइस को रिजेक्ट कर सकता है अगर कहीं पे भी चेकिंग में आपका इनवाइस जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको अच्छे से पता लग गया कि भाई इनवाइस में कौन कौन सी डिटेल, यानी कि जीएसटी इनवाइस में या टैक्स इनवाइस में कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, उसके रूल्स क्या हैं। तो छोटा मोटा मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर रूल्स पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ी किताबें हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। अब इनवाइस कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको वीडियो बना के दे रखा है कि भाई टैली प्राइम में कैसे इनवाइस बनाते हैं, और अभी आगे भी और बहुत डिटेल में वीडियो आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।